Hello everyone, I am Siddharth Shankar Rai, PhD scholar in structural engineering. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग सिविल, जिसमें हम सिविल इंजीनियरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे कॉम्प्लेक्सिटी की ओर बढ़ते हुए हमारा जो नॉलेज है उसे और ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज का ये जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। आज का वीडियो बॉडी रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है, जो कि मैकेनिक्स का जो सीरीज है उसका ही पार्ट है। तो ये वीडियो फर्स्ट ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो भी मैकेनिक्स के साथ अक्वेंटेड नहीं है उनके लिए। तो चलिए देर ना करते हुए देख लेते हैं कि इस टाइप का जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ पे मैं सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन करूँगा, ठीक है। ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है इस चैनल में। ये वीडियो के अंत में उसका दे दूंगा, ठीक है, उसको आप देख लीजिए पहले। तो चलिए डायरेक्टली हम प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आसान सा सवाल है, हमेशा सेमिस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है। ए बॉडी, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉडी रेस्टिंग ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। रफ मतलब क्या हो गया, आपका फ्रिक्शन है। रफ मतलब फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन लेस होता तो वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता, ठीक है। ये रफ मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो प्लेन है उसमें फ्रिक्शन है, ठीक है। रिक्वायर्ड ए पुल ऑफ 18 किलो न्यूटन, पुल ऑफ, ठीक है, पुल मतलब खिंचाव ऑफ 18 किलो न्यूटन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। ये एंगल हो गया इंक्लिनेशन एंगल, किसका, फोर्स का। ये प्लेन का इंक्लिनेशन नहीं है, क्योंकि प्लेन तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो टू द प्लेन, मतलब ये जो 18 किलो न्यूटन पुल लग रहा है वो 30 डिग्री के एंगल पे है। ये डायग्राम देखिए, आप समझ जाओगे। असल में क्या होगा, क्वेश्चन में आपको डायग्राम नहीं दिया गया होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को स्टडी करके आपको ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है, इसी चैनल में है, जाके देख लीजिएगा, अंत में इसका डिस्क्रिप्शन है। सो दिस इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द प्लेन जस्ट टू मूव इट, मतलब ये जो 18 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है 30 डिग्री इंक्लाइनेशन में, वो जस्ट इसको खींचने में सक्षम है। मतलब इससे अगर कम लगाओगे तो वो खींचेगा नहीं, बॉडी वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। इसलिए दिस इज जस्ट टू मूव, ओके, ये पॉइंट इसको ज़रा याद रखिए। ऑल्सो ए पुश अप, अच्छा ये हो गया, पुल हो गया, ठीक है। 18 किलो न्यूटन का पुल चाहिए उसको जस्ट मूव करने के लिए। वैसे ही also a push of 22 kilonewton inclined at 30 degree to the plane. So this is plane, यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया है, this is plane required to move it. Determine the weight of the body and coefficient of friction. यहाँ पे दोनों चीज़ें हमें निकालना है, weight of the body and coefficient of friction मतलब म्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए सोल्यूशन की ओर। केस 1 क्या है, दो केस है यहाँ पे। एक तो 18 किलो न्यूटन का पुल चाहिए 30 डिग्री इंक्लाइनेशन में, उसी इंक्लाइनेशन में मतलब 30 डिग्री में 22 किलो न्यूटन का पुश चाहिए, ठीक है। पहला केस ले लेते हैं, 18 किलो न्यूटन पुल केस। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। एक बॉडी ऐसे रेस्ट किया हुआ है, रफ सरफेस है, ठीक है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, नॉर्मली ये होता है, वेट नीचे की ओर होता है, ठीक है। ये हो गया आपका वेट, ठीक है, ये W, फिर ये इंक्लिनेशन एंगल 30 डिग्री में पुल लग रहा है, इसलिए सेंटर से बाहर की ओर एरो मार्क है, ठीक है। पुल, पुश क्या होता, इन्वर्टेड होता, मतलब ये एरो मार्क जो है वो सेंटर की ओर आ रहा होता, बॉडी की ओर आ रहा होता, ठीक है। जो हमारा दूसरा केस है उसमें वो है। ये हो गया। फिर जो W है इसके लिए नॉर्मल रिएक्शन R1 है। मैंने यहाँ पे सबस्क्रिप्ट 1 लिखा है, इसलिए लिखा है कि ये केस 1 है, इसलिए, ठीक है। फिर क्या होता है, अगर आप इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हो तो मतलब फ्रिक्शन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। ये आप जरूर ध्यान रखिए कि हमेशा जो फ्रिक्शन होता है वो डेवलप होता है आपका अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन के अपोजिट में। ये फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, फ्रिक्शन जो है वो क्या होगा, पैरेलल टू द सरफेस होगा हमेशा। ये इसके साथ पैरेलल होगा, ऐसे नहीं कि मतलब इस टाइप का होगा। ये फोर्स इधर जा रहा है तो ये इस टाइप का नहीं होगा, ये नहीं है,
ये फ्रिक्शन जो है हमेशा पैरेलल टू द सरफेस डेवलप होता है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। सो ये हो गया फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन का वैल्यू हम जानते हैं हमेशा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन रहता है। जो भी यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन होता है उसका म्यू कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट होता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। सो ये कैसे होता है इसके ऊपर भी अगर आप कमेंट करो तो मैं वीडियो बना दूंगा। ये असल में एक डेरिवेशन से आता है, कैसे ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ म्यू अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इधर ये निकलता है, ठीक है। आप इसको फिलहाल याद रख लीजिए कि फ्रिक्शन जो भी जनरेट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स का, एंड वो इस टर्म में होगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, तो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन R1, ठीक है। सो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बॉडी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये कर लोगे तो फिर प्रॉब्लम आधा यहीं पे सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे क्या क्या है, म्यू हो गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, R1 जो है वो नॉर्मल रिएक्शन हो गया, सो ये W वेट ऑफ द बॉडी, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। सो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन 0 होना चाहिए, वर्टिकल फोर्सेस का भी 0 होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए डायग्राम पे क्या होगा, ये जो फोर्स है इंक्लाइंड एंगल में है, सो इसको रिजल्व करना होगा। इसको रिजल्व करें तो कैसे करें, 18 किलो न्यूटन इंक्लाइनेशन है 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। सो अगर इसका कॉस थीटा कंपोनेंट निकाले तो ये इधर आ जाएगा, इधर, ठीक है। सो कॉस थीटा कंपोनेंट मतलब हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, मतलब नॉट इन हॉरिजॉन्टल बट द एंगल, मतलब जो भी एंगल आप लेते हो अगर उसका कॉस ले लोगे, ठीक है, सो वो हमेशा आएगा वो रेफरेंस लाइन में, जिस पे आप रिजल्व कर रहे हो उस पे गिरेगा। मतलब फोर्स का ये दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा इधर, वर्टिकल एक होगा इधर, ठीक है। सो ये हॉरिजॉन्टल क्या होगा, देखिए कौन से एंगल यहाँ पे लगा हुआ है हॉरिजॉन्टल के साथ, इस एक्सिस के ऊपर 30 डिग्री, क्योंकि ये टोटल है 90। सो यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 30, ये एंगल कितना होगा, ये 60 होगा ना। सो इसको कैसे आप समझोगे कि कौन सा कॉस होगा कौन सा साइन होगा। हमेशा याद रखिए, आप जो भी फोर्स को रिजल्व कर रहे हो वो फोर्स का जो एंगल, जो भी एंगल है आपके जो रिजल्व करने वाला एक्सिस जो है, मतलब जिस पे आप रिजल्व करोगे, तो यहाँ पे ये हो गया एक्स एक्सिस। सो मतलब मुझे एक्स एक्सिस के ऊपर लेना है, सो एंगल कितना है उसके, मतलब एक्स एक्सिस एंड द फोर्स के बीच में कितना है 30 है, तो उसका कॉस कंपोनेंट ही लेना होगा। अगर उसका साइन ले गया तो वो अपोजिट एक्सिस में चला जाएगा। ये आपको दिमाग में उतार के रखना ही है। सो यहाँ पे 30 है, सो 18 cos 30 मतलब ये हो गया एक्स कंपोनेंट। फिर ये वाई एक्सिस है वर्टिकल कंपोनेंट, सो वाई क्या होगा साइन 30, 18 साइन 30, ठीक है। सो ये हो गया म्यू R1। अच्छा, ये क्या हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में है ना। सो ये दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस डायरेक्शनल फोर्स। सो यहाँ पे कौन सा होगा, इसका रिजल्ट पार्ट ही यहाँ आएगा, 18 cos 30 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो म्यू इंटू R1 मस्ट बी इज इक्वल टू 18 cos 30, ये यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। चलिए, सो यहाँ से मैं ये रिलेशन निकाल ही सकता हूँ, म्यू सो R1 जो 18 cos 30 जो ये हो जाएगा 15.58, फिर इसको आप डिवाइड करके यहाँ पे लिख लो, इसको इक्वेशन 1 लिख दीजिए, ठीक है। अगेन क्या होगा, मतलब ये हो गया समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स। वैसे ही वर्टिकल फोर्सेस के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए ये हो गया W नीचे आ रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन है, फिर इसका Y वाला कंपोनेंट भी आएगा एक्स्ट्रा ऐड होके इसके साथ, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऊपर 2 आ जाएंगे, मतलब R1 फिर प्लस 18 क्या होगा cos 30, क्योंकि हमें अभी Y कंपोनेंट लेना है। या फिर हम ऐसे ले सकते हैं कि ये हो गया Y एक्सिस, हमें रिजल्व करना है 18 किलो न्यूटन फोर्स को Y एक्सिस में। सो 18 एंड ये Y एक्सिस के बीच में कौन सा एंगल है 60 है, तो फिर इसका कॉस ले लो तो भी वो एक ही आएगा, एक ही बात होगा, ठीक है। 18 cos 60 ले सकते हो या फिर 18 sin 30 ले सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिया है 18 sin 30, ठीक है, समझ रहे हो ना। सो कॉस किसका लेना है, अगर आपका जो भी रिजॉल्व करने वाला फोर्स जो भी आपको करना है जिसको रिजॉल्व,
उससे आपका जो भी एक्सिस के ऊपर आपको रिजल्व करना है उसका एंगल का हमेशा कॉस लेना है, कॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। और अगर अपोजिट एक्सिस के साथ एंगल का लेना है तो फिर साइन लीजिए, ठीक है। चलिए, सो ये हो गया साइन 30, क्योंकि 30 जो है वो एक्स एक्सिस के साथ है। चलिए हमें यहाँ पे ये लेना है, सो R1 ये हो गया इन टर्म्स ऑफ दिस आई कैन राइट, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 2। सो ये जो हो गए R1 प्लस 18 साइन 30, ये किसके साथ इक्वल होंगे? W, क्योंकि ये जो R1 एंड 18 साइन 30 ये ऊपर की ओर जा रहे हैं, W जो है वो नीचे की ओर आ रहा है। मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा, ये दोनों का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा। इसको मैंने राइट साइड में डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है पॉजिटिव करके, ठीक है। सो फाइनली ये आ रहा है, देखिए यहाँ पे W इक्वल टू दिस। ये हो गया इक्वेशन 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, केस 2 ले लेते हैं। 22 किलोन्यूटन का पुश लिया हुआ है यहाँ पे बॉडी, ठीक है। सो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, ये देखिए यहाँ पे पुश लग रहा है, मतलब दिस डायरेक्शन शुड बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉडी। एंगल उतना ही है 30, 22 किलोन्यूटन का फोर्स है। वेट नीचे क्या आएगा R2। यहाँ पे रिएक्शन मैंने सबस्क्रिप्ट 2 लगाया इसलिए क्योंकि ये केस 2 का है, ठीक है। फिर इसका क्या होगा, हमेशा जो फ्रिक्शन है वो हमेशा फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। सो मैंने यहाँ पे ये दिखा है म्यू इंटू R2 इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू इंटू हमेशा जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, FF लिख लेते हैं इसको, ठीक है। सो यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0 एंड समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये गया है राइट डायरेक्शन में, सो म्यू इंटू R2। लेफ्ट में कौन सा आएगा, इसका जो भी एक्स कंपोनेंट होगा, मतलब ये एक्स एक्सिस है ना, ये हो गया वाई एक्सिस। इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, मैंने बताया था हमें एक्स एक्सिस में लेना है तो इसके साथ ही एंगल है 30, मतलब इसका कॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 22 cos 30। सो ये किसके साथ इक्वल होगा, इसके साथ, क्योंकि ये जाएगा लेफ्ट से राइट तो ये आ रहा है राइट से लेफ्ट, क्योंकि इसको अगर आप यहाँ पे डालोगे तो ये किस डायरेक्शन में होगा, इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सो इसलिए ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन 3 लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि म्यू यहाँ पे जो R2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होके था, इसको राइट साइड में ले आओगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। अगेन वर्टिकल फोर्सेस यहाँ पे लेते हैं। वर्टिकल फोर्सेस में क्या होगा, देखिए रिएक्शन ऊपर जा रहा है, पर ये जो 22 किलोन्यूटन है इसका अगर हम y कंपोनेंट निकालें तो ये नीचे को आएगा, मतलब ये W के साथ ऐड होके आएगा, मतलब R2 के साथ अपोजिट रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। सो ये क्या होगा, साइन कंपोनेंट, अगर ये x कंपोनेंट इसका जो है वो cos 30 था, y कंपोनेंट sin 30 होगा। तो इसलिए R2 जो है वो नीचे से ऊपर जा रहा है इसलिए पॉजिटिव, ये जो 22 है वो ऊपर से नीचे आ रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिख लिया है, ठीक है। W को इक्वेशन के बाहर डाल दिया, मतलब अगर आप इसको सीरियली लिखते जाओ तो ये W इधर आएगा तो क्या होगा, -W होगा, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। आशा करता हूँ ये आप समझ रहे होंगे। सो यहाँ पे मुझे W इन टर्म्स ऑफ R2 ये हो गया, तो आपको W लिख लेना है। अच्छा, हम क्यों म्यू एंड W को ही लिख रहे हैं, इसके पीछे एक वजह है, ठीक है। आप चाहो तो R2 के टर्म में भी लिख सकते हो ना, ये जो R2 है इसके टर्म पे, मतलब R2 इज इक्वल टू W प्लस 11, पर हमें वो नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, देखिए आगे देखते हैं। सो आज वेट एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये जो दोनों चीज़ें होते हैं ये सेम होता है दोनों केस में, मतलब बॉडी तो सेम ही है, सरफेस भी सेम ही है, तो इसलिए बॉडी का वेट जो होगा वो सेम होगा हमेशा। इसके साथ जो फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब वो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, उसके वैल्यू भी सेम ही होगा। इसीलिए हमने म्यू एंड W को एक साइड में रखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो म्यू था W था एक ही लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में बाकी सारे हैं। तो चलिए, तो इन सो दीज आर सेम फॉर बोथ द केसेस। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 हमें क्या मिल रहा है, देखिए इक्वेशन 1 क्या था, ये वाला था, म्यू इज इक्वल टू दिस, 3 में म्यू इज इक्वल टू दिस। सो अगर लेफ्ट साइड में म्यू है तो राइट साइड इक्वल हो जाएगा।
सो इसलिए ये वाला इक्वेशन हमें मिल रहा है। राइट साइड दोनों इक्वेशन का ये है, ठीक है। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 वैसे ही लेफ्ट साइड में W होगा, राइट साइड में क्या है आपका ये रिलेशन है, तो इसलिए अगर W सेम है तो ये दोनों भी सेम ही हो गए। सो ये हो गया इक्वेशन 6, ठीक है। सो यहाँ से आप R1 को हम इन टर्म्स ऑफ R2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए ये जो दोनों इक्वेशंस हमें यहाँ पे मिला हुआ है इसमें 2 अननोन से 2 इक्वेशन है। सो आप इसको एलिमिनेशन करके ये निकाल ही सकते हो। सो यहाँ पे मुझे R2 का वैल्यू ऐसे मिल गया है 111.11 किलो न्यूटन। देन R1 हमें ये मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर R2 मिल रहा है तो यहाँ पे डालने से R1 मिल ही जाएगा। सो आशा करता हूँ ये अलजेब्राइक इक्वेशन आप सॉल्व करके ये निकाल ही लोगे। सो फाइनली हमें क्या करना है, इक्वेशन 3 एंड 4 में इसका वैल्यू डाल देना है, क्योंकि देखिए इक्वेशन 4 एंड 3 जो भी है यहाँ पे ये सब R2 R1 के टर्म्स में होते हैं। यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R2 है, बस इसको हम डाल लेंगे तो हमारा μ1 W निकल जाएगा। सो फाइनली ये निकल रहा है, देखिए, ठीक है। सो आप इसको कैलकुलेट करके थोड़ा मिला लीजिए। आशा करता हूँ वीडियो आप समझ चुके होंगे अच्छे से। आपका जो प्लेन सरफेस का प्रॉब्लम है उसके बारे में जो भी कॉन्सेप्ट है उसका मैंने डिस्क्रिप्शन अच्छे से करने की कोशिश की है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सकता है कहीं पे आपको म्यू दे दिया गया हो, वेट भी दे दिया गया हो, पूछा गया होगा कि कितना फोर्स मिनिमम लगेगा इसको पुल करने में या फिर पुश करने में, ठीक है। आशा करता हूँ वो भी आप कर पाओगे। कैसे कर पाओगे, जस्ट आपको इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर सारे काम करने हैं। पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम डाल दो, कोई भी प्रॉब्लम हो आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।